लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग की जरूरत इसमें कहाँ पड़ती है, ये हम लोग आगे जानेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला एक आएगा पीएच, आप लोगों ने नाम सुना है पीएच का। तो पीएच जब शब्द आएगा तो उस पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आगे जब पीएच का फॉर्मूला आएगा तो ये आएगा क्या, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ऐसे हालात कई बार आएंगे जब आपको इस लॉग शब्द से डील करना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो बेसिक्स हैं और उसको आपको याद रखना है। जैसे लॉग का खोज क्यों हुआ था, तो आज के ज़माने में लॉग आउटडेटेड है, आज के ज़माने में लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपने लॉग की टेबल देखी है? एक बड़ी सी टेबल होती है जिसमें लॉग और एंटी लॉग की कई सारी वैल्यूज दी रहती हैं। तो ये जो लॉग खोजा गया था बहुत पुराने समय में खोजा गया था, और उस टाइम पे इसको खोजा क्यों गया था, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैलकुलेशन को कठिन नहीं बल्कि क्या कर रहा है, आसान। तो आप एक बात तो ये जान लो कि अगर आपको कोई चीज़ कैलकुलेशन में नहीं आ रही है, तो अगर आपको लॉग आता है तो उससे वो काम ईजी हो जाएगा। बहुत पहले ज़माने में कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कैलकुलेटर की खोज बाद में हुई? तो कैलकुलेशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो कैलकुलेशन के प्रमुख चार पार्ट होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर गणित देखी जाए तो गणित में चार ही चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आप प्लस करते हो, और क्या करते हो, माइनस। दूसरा आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही हम लोगों को बेसिक्स मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है शुरुआत में। इन चार फंक्शन में से दो को मैंने एक साथ लिखा और दो को एक साथ लिखा है। तो जो दो मेरे एक साथ लिखे हैं प्लस और माइनस, ये थोड़ा आसान होते हैं। कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा 2 3 4 5 6 7 9 8, और इसके नीचे एक गिनती लिख दी 3 4 9 8 7 5 6 2। अब ये इतना लिख दिया मान लो। इतना लिखने के बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ चिन्ह लगाने के लिए कहा, जैसे यहाँ पर मैंने कहा प्लस। तो क्या ये सवाल आप कर ले जाएंगे? आसानी से कर ले जाएंगे, मतलब जोड़ना ही है सिर्फ। और अगर मैं मान लो यहाँ प्लस की जगह पे ऐसे कर दूं और माइनस लगा दूं तो भी हो जाएगा। लेकिन जब इस जगह पे इन दोनों को हटा के ये लगा देंगे तो भी हो जाएगा लेकिन मतलब आप समझ लो कि समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। इसका मतलब जोड़ और घटाव ये दोनों सरल होते हैं, करना आसान होता है। लेकिन सबसे पहला कठिन क्या आ गया, गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना इज हेक्टिक जॉब। और अगर मैंने यहाँ पर ये लगा दिया बिंदी बिंदी तो तो आप तो ट्राई भी करेंगे तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी क्या कठिन है, जोड़ घटाव कठिन है, गुणा भाग, गुणा भाग कठिन। तो एक बात हमें समझ में आई कि ये वाला पार्ट जो है ये कठिन है और ये वाला इजी पार्ट है, इसको इजी मान लेते हैं। और ये वाला टफ है तो इसको टी लिख देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 2 का वैल्यू बताओ, कितना वैल्यू होगा, 100 होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 1000। तो ये इजी इजी है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा 10 की पावर 2.73 की वैल्यू बताओ, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब कि पावर वाला निकालना भी क्या होता है, मुश्किल। आज के जमाने में अपने पास एक बहुत बढ़िया मशीन है, उसका नाम क्या है, कैलकुलेटर। अगर मैं आपसे ये गुणा भाग वाला काम करने को कहूँ और आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दूं तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, बिकॉज देन यू नीड ओनली टू टाइप दीज नंबर्स एंड वो भाग वाला बटन दबा दो तो आंसर आ जाता है। लेकिन एक जमाने में कैलकुलेटर नहीं था। तो लॉग जो है वो क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। लॉग की खोज क्यों हुई थी, कैलकुलेशन को कठिन करने के लिए या आसान करने के लिए? आसान करने के लिए। और आसान में भी कौन सी चीजें हैं जो पहले से आसान है, जोड़ और घटाओ। प्लस एंड माइनस इज इजी, while multiplying and division is difficult. So log basically converts these functions into a tough function into easy function। कैसे करता है, उसके लिए log के तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो कहीं पर लिखा हो log a इंटू बी, ऐसे लिखा हुआ है, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज अ टफ फंक्शन है ना। कठिन वाले में आता था कि नहीं गुणा, तो ये कठिन वाले को किस में कन्वर्ट कर देता है, सरल वाले में। तो ये इसको क्या बना देता है, इट इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब आप देखो जहां आपको गुणा करना पड़ रहा था वहां अब आप क्या कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो, विच इज एन इजी फंक्शन। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अगर मान लो लिखा है लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, यानी लॉग ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तो क्या भाग करना भी कठिन हुआ करता था? इसको भी आसान कर देगा। कैसे आसान करेगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा लॉग ए माइनस लॉग बी।
मतलब ये क्या करेगा कि डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सब्ट्रैक्शन में। एक और काम करता है जो कि इजी था, मैंने आपको बताया था, वो क्या था, अगर लिखा है लॉग, मान लो लिखा है 10 की ही पावर लेके चलते हैं, लॉग 10 की पावर b लिखा हुआ है मान लो, या a की पावर ले लेते हैं ना, वो भी आसान रहेगा। तो अगर मैंने लिख दिया लॉग a की पावर b, मान लो इस तरीके से लिखा है, तो इस फंक्शन को भी करना मुश्किल हो रहा था। तो इसमें जो ऊपर वाली पावर है ना, ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है p log a। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास लिखा है log 2 × 3, तीनों का मैं एक एक लिखता हूँ ताकि आपके बीच मन में जो बेसिक प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाए। अगर log 2 × 3 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं log 2 + 3, क्या ये सही है कि गलत हो गया, गलत हो गया। इसको कैसे लिखना है, log a × b अगर लिखा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, log a प्लस करोगे किसको, log b, यानी log 2 + log 3 लिख दोगे। इसी तरीके से अगर लिखा है मान लो log 10 / 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज log 10, फिर क्या लिख देंगे इसको, माइनस log 8 लिख देंगे। और अगर लिखा हुआ है मान लो log 10⁻² 2.3, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये 2.3 पावर है, पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और अगर पावर आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2.3, और जो बेस था पहले वही log 10 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग क्या क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग कुछ चीजें लगाएंगे, ये गलत वाला हटा देता हूँ, है ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमको क्या सीखना है, लॉग की वैल्यू सीखनी। लॉग की वैल्यू कैसे सीखेंगे, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है और कुछ हम लोग निकाल भी लेंगे। जैसे log 0 आपको पता होना चाहिए, log 1, log 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे log लिख देते हैं। log 7 के बाद क्या आएगा, log 8, log 9 और log 10। इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इसमें से log 0 हटा भी सकते हैं, डिफाइंड चीजों को नहीं करेंगे। तो हम लोग log 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम log 1, मतलब 1 से लेकर 10 तक के log की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसमें से कुछ है जो हम लोग निकाल सकते हैं और कुछ है जो हमको सीधे सीधे क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखो log 2 तो आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है ये 0.3 याद रखें बस, 0.3010, बहुत लंबा नहीं, लेकिन log 2 की वैल्यू कितनी याद रखेंगे, 0.3। अब अगर इसको लिखा जा सकता है log 2 प्लस क्या लिखेंगे, log 2। तो अगर दो बार मैं log 2 की वैल्यू लिखूंगा तो log 2 की वैल्यू मैंने भी आपको याद कराई, कितनी है 0.3। यहाँ पर ये 0.3 हो जाएगा और 0.3 में फिर से क्या जोड़ दोगे 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। इसका मतलब अगर मुझे log 2 याद है तो मैं किसकी वैल्यू और लिख सकता हूँ, log 4 की, वो कितनी हो जाएगी 0.6 हो जाएगा। एक और इसमें से है जो मैं इसी से निकाल सकता हूँ, वो कौन सा है, देखो log 8 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, कैसे निकाल सकते हैं, log 8 बराबर क्या हो जाएगा, log 2 × 2 × 2, तो 3 बार जोड़ेंगे, या फिर इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या मैं इसको log 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो पावर कहाँ आ जाती, आगे आ जाती, तो पावर आगे आएगी तो क्या बन जाएगा ये 3 log 2। क्या हम log 2 की वैल्यू पहले से जानते हैं, कितना होता है 0 × 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं log 8 की भी वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, वो कितनी है 0.9। अच्छा अगर मैं आपसे मान लो कहता हूँ कि log 16 निकाल के दिखाओ, तो क्या आप निकाल लेंगे, निकाल के दिखाओ, log 16 निकालो अपनी कॉपी पे, log 16 निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 की कितनी पावर लगा दें बताओ,
2 की कितनी पावर लगे, 4 लग जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी लग गई, 4। 4 लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 log 2 बन जाएगा। सनी सिग्नल सबसे अच्छे कहाँ आए रहे? log 2 की वैल्यू पहले से जानते हैं सिग्नल कितना, गड़बड़ हो गया जीरो यार, क्लास पॉइंट लाइव चल रही गुणा है। करोगे कितना आएगा, 1.2। इसका मतलब 2 के मल्टीपल वाले सारे बता सकते हैं, log 2 बता सकते हैं, log 4 बता सकते हैं, log 8 बता सकते हैं और log 16 बता सकते हैं। इतना तक तो बता ही दिया। इसके अलावा और कौन से log हैं जो बताए जा सकते हैं? अबे यार कोई सही कमरा बता जहाँ सिग्नल मिले, यहाँ गड़बड़ हुई रहे हो। हेड तो अच्छा रहा है इसमें। उधर है या मैं? कुछ लोग कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं, कैमरा किधर है, उधर है, इधर है, हाँ भी सही। मैं अपने फोन में भी सामने आ जाऊं तो मैं, तो अभी मैं सामने आ गया हूं और मैं बिल्कुल जीवंत हूं। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, दैट वी आर लाइव। व्हाट इज लिविंग प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो एनीथिंग विच कैन टॉक विच हैज अ सेंसेशन इज लिविंग। बफरिंग बहुत हो रही है, लैग हो रहा है, इसके लिए तो आपका इंटरनेट जिम्मेदार हो सकता है, मेरा भी हो सकता है ना। क्या तुम लोग तो देख ही नहीं पाओगे, तुम लोग के पास तो मोबाइल होगा ही नहीं है। तो मैं इसमें से कुछ नाम पढ़ के बता देता हूँ, इससे सबूत हो जाएगा कि हाँ मैं लाइव हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो वैसे ही चला दिया गया, सुबह सुबह नहा के आए इतना मेहनत करके। तो बिकॉज ऑफ समथिंग इट इज बफरिंग, है ना। अनुराधा, साक्षी, श्रेया, सेजल, अभिषेक, वैभव, I can read the names, so it is hence proved that I am live, and I think the internet is also working. Voice is not clear. बच्चों एक इसमें किनारे करके 3 बिंदी बनी होती है, उसमें जाके 720 वाला टिक कर लेना। 720 ही रहता है ना। 1000 करेंगे नेट खत्म हो जाएगा। तो यू कैन गो फॉर दैट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तुम लोग से नहीं कह रहा। So good morning everyone whosoever is listening here. Hello, 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 hello. हेलो कॉल मत काटो यार, कोई जरूरी तो नहीं है। कॉल काटना क्या जरूरी है? तो रहने दो काटने में। जानता पड़ जाएगा नहीं भाई सनी, अंदर चलो जा, जा मत भाई। ले रुक गई क्लास, इसलिए रुक गई मेरी। You can send me a thumbs up so that I can understand that you people are also live. तुम लोग कमेंट करके चले नहीं गए हो ना। तो आवाज तो सही हो जाएगी। वाईफाई का इंटरनेट अभी तो जमाना थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, सही हो जाएगा सब। ऊपर वाले पे भरोसा रखें। बच्चों एक वो अंगूठा बनाए, अंगूठा थम्स अप, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू पीपल आर आल्सो लाइव। हाँ सनी मैं लाइव हूँ, इसका मतलब है ना। सनी प्लीज, ओके, सो वी आर लाइव। रेड मार दे मेरी, अंदर बाहर यार। अभी एकदम सही सबको समझ में आ गया कि मैं लाइव हूँ। वॉल्यूम थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा अगर मुझे आदेश मिलेगा तो। और बाकी आप क्लास करते रहें। पहले ज़माने में जैसा ऑनलाइन चलता था वैसा चल नहीं पाएगा। उसका कारण ये है कि मैं एक हाथ में मोबाइल लेके बैठूंगा नहीं, अभी मैं पढ़ाने के मोड में हूँ बिल्कुल। तो वो वाली क्लास हम लोग करेंगे बाद में।
कहते हैं अगर भगवान पे भरोसा रखो तो सब अच्छा हो जाता है। जय हो। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली गुड, है ना? नॉट बिकॉज आई एम लाइव, बिकॉज वेन एवर आई ट्रस्ट गॉड आई गेट सम वेरी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स इन माई लाइफ। चलो वो मैं बाद में बताऊं, अभी सही है सब, एवरीथिंग इज फाइन। सर इज कॉलिंग। तो बहुत सारे अंगूठे आ गए मेरे पास, है ना, एकलव्य। तो बच्चों इससे हम लोग log 2 निकाल सकते हैं। log 4 जो मेरे लाइव वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ाई कर रहे थे। वो 2-4 बच्चे यहाँ पर हैं, और जितनी सीरियसली हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उससे ज़्यादा सीरियसली आप पढ़ सकते हैं घर पे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि लॉकडाउन हुआ, कुछ लोग मौज करने लगे, जो मौज करने लगे उनको दोबारा कोचिंग करनी पड़ी। तो घर पे हैं, आराम से रहें, हॉस्टल के अंदर आराम से रहें, कुछ बदला नहीं है। सब मन में होता है, जो कुछ भी बदलता है तो कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। क्लासरूम भी वैसा ही है, तुम लोग तो देख ही रहे हो ना। तो इसलिए एवरीथिंग इज सेम, और अप एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। अगली जो आपको याद रखनी है वैल्यू वो कौन सी है? log 3। log 3 की वैल्यू याद करेंगे। देखो अभी तक कितनी याद कराई है मैंने? एक। कौन सी याद कराई? log 2। अब याद करेंगे log 3। log 3 कितना होता है? 0.48। इसमें दशमलव के 2 अंक तक याद रखना पड़ेगा, 0.48। अच्छा, अगर log 3 याद हो गया 0.48 तो एक और log इसमें से निकल जाएगा। log 7 नहीं, log कौन सा? log 9 निकाल सकते हैं, मल्टीपल वाला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? अगर मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ log 9, तो देखो log 9 को क्या लिखा जा सकता है? इट कैन बी log 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई 9 को क्या लिखा जाता है? 3 का स्क्वायर ही तो लिखते हैं। तो इसमें से बताओ ये 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2 log 3। तो 2 log 3 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? log 3 का वैल्यू कितना है? 0.48। 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 48 गुणे 2 कितना होता है? 0.96। तो इसका मतलब अगर मुझे log 3 पता हो तो मैं log 9 भी लिख सकता हूँ। वो कितना आएगा? 0.96 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि log 27 निकाल के दिखाओ, आ जाएगा? कैसे आएगा? इसको 3 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद वाला log 81 भी निकाल लोगे, तो 4 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब log 2 याद किया, और क्या याद किया? log याद करने से एक और काम बन जाएगा, वो कौन सा है? log 6। log 6 कैसे याद हो जाएगा बताओ? मैं इधर की तरफ इसको करता हूँ, ठीक है? ये वाले तो एग्जाम्पल थे, इनको हटा देते हैं। log 6 निकालते हैं हम लोग। देखो log 6 कितना होता है, इस तरीके से निकालेंगे। log 6 ये कितना आएगा? इट विल बी log, क्या इसको मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ? अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया? सिंपल तो किया ही, log 2 भी जानता हूँ और log 3 भी जानता हूँ। तो आपको इसको उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। ऐसा लिख के नहीं रखना है कि जिसको जानते ही नहीं, तो फायदा ही क्या होगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 0.30, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.48। दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा? 0.78। तो यहाँ से देखो मुझे कौन सा मिल गया? log 6 मिल गया। वो कितना मिल गया? 0.78। अब इसके बाद log 5 है मेरे पास। क्या मैं log 5 भी निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। कैसे? log 5 को मैं लिख सकता हूँ log 10/2। लिख सकते हैं कि नहीं? 10/2 तो लिखा जा सकता है ना? अच्छा, ऐसे नहीं लिखे तो पहले log 5 लिख देनी, तो तुम्हें लगेगा क्या ही लिख दिया, है ना? तो log 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 10 डिवाइडेड बाई log 2। अब बताओ log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है? log a माइनस log a माइनस b ना कर देना, कि 10 में से 2 घटा के log 8 के बराबर कर दिया। क्या लिखेंगे इसको? log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू सभी को याद होती है, 1। और log 2 कितना होता है? 0.3। तो ये कितना आएगा? 0.7 आ जाएगा। तो log 5 की वैल्यू में कितनी लिख दूंगा? 0.7 लिख दूंगा। तो अब देखो, अच्छा log 10 मैंने बताया सभी को याद होता है, कितना होता है? 1। log 10 इज ऑलवेज 1, है ना? अब इसके बाद मेरे पास एक ही बचा है, वो कौन सा है? log 7। log 7 कैसे लिख सकते हैं? ये आप बताओ, आपको इसमें से याद कितने करने पड़े अभी तक? 2 याद करने पड़े। कौन कौन सा?
एक तो log 2 याद करना पड़ा और दूसरा कौन सा याद करना पड़ा, log 3, यही दोनों याद किए। अच्छा log 10 मैं मान के चलता हूँ कि सबको आता है, log 10 कितना होता है, 1 होता है, वन तो वैल्यू उसकी याद रहती है। अब इसमें से दो मैंने याद किए, उसमें से log 3 वाले को उलट देना है, ओके 0.48 है, तो इसको उलट के लिखोगे कितना बन जाएगा ये, 0.84, ये किसकी वैल्यू होती है, log 7। तो देखो log, अच्छा log 1 भी लिखना है, log 1 बराबर कितना होता है, इट इज 0। तो ये 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में आए तो आपको इसको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, आपको ये सीधे याद होना चाहिए। log 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 नहीं, log 1 से शुरू करेंगे, log 1 की वैल्यू कितनी है, 0। जीरो अब थोड़ा सा ना मैं बीच बीच में पूछूंगा, आप इधर की तरफ देख के नहीं बताएंगे, आप अपने मन से बताएंगे ना। log 2 की वैल्यू बताओ, 0.3 0.3 है। log 2 की वैल्यू जान गए 0.3, तो उससे log 4 भी बता देंगे 0.6, और log 8 0.9, गुणा करते चले जाओ, है ना, log 8 कितना हो जाएगा 0.9। और अगर मैं आपसे log 16 पूछ लूँ तो 1.2, 4 से गुणा कर दे, जितनी पावर लगाते जाओ उतने से गुणा करते जाओ। जैसे अगर मान लो मैं पूछ लूँ कि log 32 की वैल्यू कितनी होगी, तो अब 32 है तो 2 की घात कितनी लगाओगे, 5 लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो ऐसे करके बता, 2 की जितनी पावर लगाएंगे उससे गुणा करते चले जाएंगे। तो log 2 पता चल गया 0.3, तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, और log 9 की वैल्यू, सॉरी log 8 की वैल्यू 0.9, इतना याद हो गया। अब log 3 को याद कर लेते हैं, log 3 कितना है 0.48, तो उससे log 9 याद हो गया 0.96। एक तो log 9 याद हुआ और साथ में log 7 भी याद हुआ, क्योंकि log 7 3 का क्या है उल्टा, कितना है 0.84। और अगर log 3 याद हो गया है तो log 6 भी याद हो गया, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ देना है। 2 वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 0.30, और log 4 की वैल्यू कितनी, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.78 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू सबको याद होती है, कितनी होती है 1। अब फिर से एक बार सोच लो, log 2 की वैल्यू 0.3, log 4 0.6, log 8 0.9, log 3 0.48, और इसी से log 9 0.96, डबल हो जाएगा। अच्छा log 3 पता चल गया तो log 7 0.84, और log 3 पता चल गया तो 2 और 3 वाले को मिला के क्या हो जाएगा log 6। log 6 कितना होगा 0.78, और बचा एक log 5, तो log 5 कितना होगा 0.7, क्योंकि 10 और बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट। कुल मिला के आपको log 1 से लेकर log कितने की वैल्यू याद रखनी है 10 तक की। 10 मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको इतनी बार आपको लिखना है कि आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद हो, जैसे log 5 आए तो तुरंत 0.7 आ जाए, आपको सोचना ना पड़े, इतनी बार आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। एक और चीज आप यहाँ से ऑब्जर्व करके देख सकते हो, वो क्या देख सकते हो, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि log, एक यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हैं ना, मान लो मैंने आपसे कहा कि log 0.1 की वैल्यू बताओ, तो log 0.1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग log 0.1 को log 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जब होता है log a की पावर b, तो b कहाँ जाता है आगे, तो ये बन जाएगा -1 आगे आ गया, और फिर मैंने क्या लिख दिया log 10, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। जब आपने लिखा log 0.1 तो वैल्यू कितना आया -1। अच्छा 0.1 को क्या बोलते हैं, क्या इसको 1/10 भी बोलते हैं। अब 1/10 की वैल्यू आ रही है -1, 1/100 की वैल्यू कितनी आएगी, कितना -2, 1/1000 की वैल्यू -3। कैसे निकाल रहे हो, 1/10 कर रहे हो तो log 10 की पावर -1 आ रहा है, 1/100 करोगे तो 10 की पावर -2, 1/1000 करोगे तो 10 की पावर -3। इसका मतलब अगर वैल्यू 1 से कम है, अगर वैल्यू 1 से क्या है कम, तो log कैसा आता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। अगर वैल्यू 1 ही है तो log कैसा आएगा 0, और अगर 1 से ज्यादा है तो log की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब 1 वाला जो log है इट इज द क्रूशियल डिसाइडिंग पाइवट। कैसे, अगर मान लो 1 है वैल्यू, तो इसके log की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर आप 1 से पीछे जा रहे हैं तो log कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और 1 से आगे जा रहे हो तो log कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ये जानने से बहुत बड़ा फायदा है। अभी कुछ लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने क्या, लगभग जो फिजिकल जो पढ़ रहे हैं उन लोगों ने पढ़ लिया होगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक समीकरण आता है जिसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जानते हो कि नहीं। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n। इतना तक तो सब भूल जाओ। आगे आता है लॉग, फिर क्या आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, आता है कि नहीं आता है। वहीं पे देख के आप बता सकते हो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम, दोनों सेम हो गया। अगर मान लो पी और नीचे आर क्या आ गया, सेम आ गया, तो अगर सेम होगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो उस केस में लॉग वाले टर्म की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर उस टर्म की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा 0.059/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब उस कंडीशन में ई सेल बराबर ई नॉट सेल हो जाएगा। या आप यहाँ से निकाल सकते हो आउटकम। और अगर मान लो कि उसकी वैल्यू 1 ना हो, 1 से ज्यादा हो, तो 1 से ज्यादा होगा तो लॉग कैसा आएगा, पॉजिटिव। और आगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिख देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये मतलब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आप उपयोग कैसे कर पाएंगे। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, और यहाँ लिखा जाता है लॉग, और इस जगह पे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं भी पढ़ा है तब भी देखो, अगर ये मान लो पी और आर बराबर आ जाए तो क्या ये कट के 1 आ जाएगा। और अगर ये कट के 1 आया तो log 1 की वैल्यू 0, 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, एंड दिस हैपेंस ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1। क्योंकि यहाँ पर कुछ पावर्स भी लगती है, क्या आपको पता है दोनों पावर भी लगती है, ए की पावर ए, बी की पावर बी करके लिखते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 1 1 हो जाए तो क्या एक और एक कट के 1 आ जाएगा, और एक और एक कट के 1 आएगा तो फिर कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सिचुएशन। स्टैंडर्ड ईएमएफ किस कंसंट्रेशन पर निकाला जाता है, 1 m पर। एक से ज्यादा आएगी तो ये पॉजिटिव होगा तो ई नॉट सेल में से कुछ घट रहा होगा। तो अगर ई नॉट सेल में से कुछ घटने से ई सेल आ रहा है तो कौन बड़ा है, ई नॉट सेल बड़ा है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और अगर मान लो ये वैल्यू 1 से कम आ जाए, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उस सेल में कौन बड़ा हो जाएगा, ई सेल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा है, इसको एनोड और कैथोड भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अगर एनोड के साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ई सेल बड़ा होगा कि ई नॉट, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इस सवाल में आपको केवल और केवल किसका एप्लीकेशन करना है, लॉग का। जैसे आपको मान लो सवाल दे दें इस इक्वेशन में पूछें कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ऐसा हम लोगों ने टेस्ट में पूछा भी था, C1 ग्रेटर देन C2 करके, है ना। तो कुल मिला के अभी आपको ये सब तो बवाल है, ये सब तो फर्जी बात है, ये याद रखना है। क्या बताओ, लॉग अगर 1 पूछा जाए तो कितना आएगा, 0। अगर 1 से ज्यादा यानी पॉजिटिव वैल्यू हो तो, अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर 1 से कम है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। ये नहीं कि नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव। अगर 1 से कम है तो उसकी वैल्यू लॉग में कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर 1 है तो 0, और 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ log 2/5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम, कैसे पहचानते हो इस बात को। एक तो डिवाइड करके, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम होगी, ये 1 से कम है तो इसका लॉग कैसा आएगा, नेगेटिव। log 2 याद हो गया कितना होता है, 0.3। log 3 0.48। log 6 कितना होता है, दोनों को जोड़ लिया 0.78। log 7 कितना होता है, 0.84। log 4 की वैल्यू कितनी है, 0.6। और log 9 कितना है, 0.96। log 8 कितना है, log 10 कितना है, 1। तो मैं इसको दोबारा भरना चाहूँ तो आप मेरी मदद कर देंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मदद करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी मदद करेंगे, है ना। ऑनलाइन वाले नीचे लिख के दिखाएंगे। तो बताओ log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3। अगर log 2 पता चल गया तो ये भी पता चल गया, 0.6। ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया, 0.9। log 3 पता चल गया, 0.48। ये 0.48 तो इसका उल्टा 0.84। और ये 30 है और ये 48 है, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा,
0.78। log 10 दुनिया को पता है 1, और log 9 कितना है 0.96। log 5 कितना है 0.7। क्या ये आपको याद हो गया? मैं एक बार और इसको लिखना चाहूंगा, आप भी अपनी कॉपी में चाहें तो लिख सकते हैं आराम करने के बजाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लो, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। लिख लिए? नहीं लिखे अभी? इसको उतारना हो तो उतार भी सकते हो, है ना? हालांकि उतारने की जरूरत नहीं, दिमाग में उतार लेंगे हम लोग। याद तो हो ही गया है ना? बीच में ई सेल ई नॉट सेल हटा देते हैं। चलो अब मुझे बताओ, मैं एक बार अपना भर लेता हूँ, इसके बाद फिर तुम लोग अपना लिखते रहना। क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं? ठीक है, बताओ log 2 कितना होता है? 0.3। अच्छा, log 2 जान गए तो log 4 भी जान गए 0.6। log 4 जान गए तो log 8 भी जान गए 0.9। log 3 जान गए 0.48। ये रट रखा, ये रट रखा। अगर 0.3 ये याद हो गया 3 का log, तो मुझे लगता है 7 भी याद हो गया 0.84। और अगर ये याद है और ये याद है 30 और 48, तो आपको पता है 2 गुणे 3 होता है 0.78। अगर ये 0.48 याद है, इसका डबल कर देंगे 0.96। ये कितना आएगा 1। log 5 0.7। log 1 की वैल्यू 1 से कम होगा तो log कैसा आएगा नेगेटिव, 1 से ज्यादा होगा तो log पॉजिटिव। इतना याद रहेगा? आज आप लोग log सीखे हैं। क्या सीखा आपने? log। अब log का यूज हम लोग करेंगे जब हमारा समय आएगा। अब हम लोग अपने चैप्टर पे मूव करेंगे। एंटी लॉग अभी आज नहीं सिखाऊंगा, बताओ क्यों? क्योंकि log भूल जाओगे, मिक्सअप हो जाएगा, है ना? तो आज सिर्फ आप किसको यूज करेंगे? log को। अपने अच्छा, अब आप क्या जानते हैं कि अब आप किसी का भी log निकाल सकते हैं? किसी का भी निकाल सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1 से 10 तक की गिनती होती दुनिया में, यही नहीं जानते हैं। गिनती कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 तक ही है। तो आपसे log निकालने को कहा जाए तो आप निकाल सकते हो। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई आपसे पूछ ले, मान लो कि log 3.5 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या आप निकाल ले जाएंगे? देखो, log 3.5 का मतलब होता है 3.5। हाउ टू फाइंड इट आउट? log 3 पता है और log 4 पता है, तो log 3 की वैल्यू कितनी है 48। 0.48 है ना, और ये कितनी है 0.6, मतलब 60 मान लो इसको। तो 0.48 और 60 के बीच में गैप कितने का हुआ? बच्चों गणित है तो थोड़ा जोड़ घटाव करना। 48 और 60 के बीच में गैप कितने का होता है? 12 का ही तो होता है ना। तो आप ये मान लो कि 1 के डिफरेंस में 12 का इधर आ रहा है, तो अगर आधे पे आओगे तो इधर 6 का आ जाएगा। आ जाएगी नहीं? तो ये 0.54 हो जाएगा। 48 में से मैंने 6 जोड़ दिया, 54 आ गया मेरा। तो log 3.5 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.54। अगर कोई 3.7 की वैल्यू पूछ ले तो थोड़ा नीचे चले जाएंगे भाई, 0.54 से थोड़ा 2 अंक नीचे चले जाएंगे, 0.58 कर दिया। मतलब अप्रोक्सीमेशन भी इसके अंदर बहुत बढ़िया चलता है। और अगर आपसे कोई log 3.5 पूछ रहा है तो यू हैव वन मोर वे। क्या होता है वो? 7/2 से भी निकाल सकते हो। 7 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? तो हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं और किससे निकाल सकते हैं, इधर से भी। दोनों तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चलो, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वी विल स्टार्ट दैट। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? सबसे पहले इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? आपके मन में 2-4 बातें होंगी। एक तो ये बात होगी कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और कोई बात? बस इतनी बात है। ज्यादा बात मन में है ही नहीं। तो लॉग की प्रैक्टिस करें। कल की जो क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको एंटी लॉग का पहला पार्ट सिखा दूंगा। फिर जो अगली क्लास होगी उसमें एंटी लॉग का दूसरा पार्ट। इन तीनों की प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में करते रहें, क्योंकि जैसे ही हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पे कदम रखेंगे वैसे एंटी लॉग खूब यूज होगा। और अभी इस वाले चैप्टर में क्या यूज करेंगे हम लोग? लॉग। इसमें भी और इसके आने वाले चैप्टर में भी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? whenever you say that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं
रिवर्सिबल, और एक रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब क्या है, ये रिएक्शन पूरा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मुझे एक भगोना लेना है, मैंने क्या ले लिया, एक भगोना, और इस भगोने में क्या रखा है, वाटर ही रखेंगे और क्या रखेंगे हम लोग, है ना। नीचे आग लगा दी। बताओ आग लगाने का उद्देश्य क्या है, पानी गर्म करना। मान लो कि मेरा एम है कि इस भगोने से पानी को उड़ा देना है। उड़ाने का मतलब आप समझते हैं, बाहर चला जाए, पूरा का पूरा उड़ के बाहर चला, दिस इज माई एम। तो व्हाट माई इंटेंशन इज कि ये पानी गर्म हो और गर्म होके पानी बाहर उड़ के चला, दिस इज माई एम। अब अगर मान लो मैंने नीचे इसके ये लगा दिया आग गर्म करने वाली, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, वेपर बनाएगा और पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कुछ समय के बाद पूरा का पूरा पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर। यानी जो मैं चाहता था वो हो गया, और अगर हो गया तो एक ऐसी प्रक्रिया है इरिवर्सिबल। जो आप चाहते थे वो पूरी तरीके से घटित हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। और अगर वो प्रक्रिया पूरी तरह से घटित ना हो पाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। हाउ टू मेक इट रिवर्सिबल, आई हैव अ वेरी सिंपल प्लान। ऊपर से ढक दिया, बताओ जब ढक देंगे तो क्या होगा, क्या पानी भाप बनना बंद हो जाएगा, नहीं, अभी भी भाप बनेगा। लेकिन क्या ये बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर भगोने से नहीं जा पाएगा। अच्छा, भगोने से बाहर नहीं जाएगा तो क्या हमारा रिएक्शन कभी कंप्लीट हो पाएगा, हो जाता, लेकिन एक और प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मेरा रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाता, अगर सिर्फ वेपोराइजेशन चल रहा होता तो मेरा रिएक्शन क्या हो जाता, कंप्लीट। लेकिन एक और प्रक्रिया साथ ही साथ शुरू हो जाएगी, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब ये पानी की बूंदें, ये जो वेपर्स हैं, ये इससे टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा, इनके अंदर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो इधर से इधर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ क्या चल रहा है, वेपोराइजेशन चल रहा है। कंडेंसेशन। और फिर ये पानी जो है वो कंडेंस भी होके नीचे आएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या आप जानते हैं कंडेंसेशन किसे कहा जाता है, जब वेपर क्या बन जाए, पानी। उदाहरण बताओ, उदाहरण जैसे मान लो हम लोग एक ठंडे पानी की बोतल रखने का, आपने सुना होगा कि फ्रिज से बोतल निकालो तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो उसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा था कि वो पानी कहाँ से आया। क्या फ्रिज की बोतल से पानी बाहर आ गया, नहीं, वो तो आ नहीं सकता, बोतल प्लास्टिक की बनी हो। तो फिर कहाँ से आया ये, एटमॉस्फेयर से आया। तो एटमॉस्फेयर का पानी आके उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक प्रक्रिया हो रही है वेपोराइजेशन, और एक और शुरू हो गई, वो क्या है, कंडेंसेशन। अगर बताओ कि वेपोराइजेशन की प्रोसेस तेज चल रही, मींस वेपोराइजेशन इज फास्टर देन कंडेंसेशन। अच्छा, वेपोराइजेशन का उद्देश्य क्या है, पानी के लेवल को ऊपर ले जाना कि नीचे। अगर वेपर बनेगी तो पानी का लेवल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और अगर कंडेंसेशन होगा तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा। तो अगर वेपोराइजेशन ज्यादा हो रहा है और कंडेंसेशन कम हो रहा है तो उस केस में पानी का लेवल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर मान लो कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा है और वेपोराइजेशन कम हो रहा है तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा। लेकिन आप इस बात पे पूरा विश्वास रख सकते हैं कि कुछ समय के बाद अगर आपने इस गैस को ज्यादा तेज नहीं किया, मतलब जिस लेवल पे आपने रखा उसी पे रखा, तो एक समय के बाद क्या होगा, पानी का लेवल फिक्स हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा और ना नीचे आएगा। तो अब बताओ क्या हुआ, क्या वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन रुक गए, कुछ रुका नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया, कुछ भी रुका नहीं, लेकिन लग रहा है सब कुछ रुक गया। और इसी हालात को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ forward reaction equals to the rate of backward reaction, then that situation is called equilibrium. But it is very important for you to understand at this basic level that equilibrium for you, how will you identify an equilibrium? Can you see the vaporization? No, you can't see that. Can you see the condensation? भाई पानी की बूंदें नीचे आ रही दिखाई देगा, नहीं। और क्या ये ऊपर उड़ रही है दिखाई देगा, इसको भी इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम कैसे जानेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, पानी का लेवल देख के जानेंगे। क्या देख के जानेंगे, पानी का लेवल। अच्छा बताओ कि अगर पानी का लेवल घट रहा है तो कौन सा रिएक्शन तेजी से चल रहा है, जो कि शुरू में होगा, जो कि कब होगा, शुरू में। जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो शुरू में क्या होगा, वेपराइजेशन, तो पानी का लेवल क्या होगा, घटेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगी, वेपर टकराएंगी तो क्या शुरू होगा, कंडेंसेशन। तो शुरुआत में पानी का लेवल घटेगा और एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे और उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लेवल मैं कैसे पहचान पाऊंगा,
जब पानी का लेवल क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, पानी का लेवल क्या हो जाए, फिक्स। आपके आसपास अच्छा फिक्स वर्ड को याद रखना, आप किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे पहचानोगे, when the things become fixed, let's say for a chemical reaction, एक रिएक्शन है जिसको हम लोग लिखते हैं N2 प्लस TH2 gives 2NH3, प्रोसेस का नाम बताएं, हैबर्स प्रोसेस, प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, अपने यहाँ सारा काम किससे चलता है, खेती से, तो फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर जानते हैं, खाद जो यूरिया उरिया बनाया था, तो ये प्रक्रिया देश की उन्नति को निर्धारित करती है, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो आप यहाँ पर देखो, मान लो एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, लैब में कर रहे होगे तो इसको कैसे करोगे, लिख के तो करेंगे नहीं, एक डब्बे में क्या रखोगे, नाइट्रोजन, और उसमें क्या मिलाओगे, हाइड्रोजन, और फिर बनेगा क्या, अमोनिया। तो शुरुआत में बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही तो रहेगा, वही पहले तो नाइट्रोजन ही सिर्फ था, फिर मैंने उसमें क्या मिलाया, हाइड्रोजन। शुरू में अमोनिया कितना था, कुछ भी जीरो था, लेकिन क्या जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे अमोनिया बढ़ेगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम, तभी तो अमोनिया बन रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि अब इक्विलिब्रियम आ गया, बराबर नहीं, अगेन बराबर इज अ गलत टर्म, जब क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बराबर एंड फिक्स, वही तो मुझे बताना है। अच्छा बताओ बराबर और फिक्स में क्या डिफरेंस होता है, बराबर का मतलब इक्वल और फिक्स का मतलब कांस्टेंट। मैं बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया, ये 100 ग्राम लिया, तो दोनों 200 ग्राम हो गए और अमोनिया बनना शुरू हुआ। मान लो थोड़ी देर के बाद ये 50 ग्राम बचा, ये 50 ग्राम और ये 50 ग्राम बन गया। कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये कितना हो गया 50, ये कितना 50, और ये भी कितना हो गया 50। क्या ये सब बराबर हो गए, अरे बराबर ही तो हो गए भाई, 50 50 50 बराबर नहीं हो गए, इट इज कॉल्ड बराबर। ये क्या हो गया, बराबर। लेकिन सोचो कि मैंने इसका 100 लिया और इसका भी 100 लिया, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये 100 से घट के हो गया 25, 25 नहीं हो गया 75 हो गया। ये कितना